आज हमारा जो चैप्टर है वो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, जो कि आपका 12th क्लास का 8th चैप्टर है। नई यूनिट यहाँ से शुरू होती है। इससे पहले यूनिट आपकी ख़त्म हो जाती है जो कि जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन वाली यूनिट थी। और यहाँ से हम शुरू करते हैं चैप्टर 8 से। पहले इन्होंने थोड़ा डिजीज़ के बारे में बताया, उसके बाद इम्यूनिटी के बारे में बताया, बाद में इन्होंने एडोलसेंस को डिस्कस किया है और ड्रग्स के साथ। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले इन्होंने बताया है कि हेल्थ क्या है, ठीक है ना। हेल्थ को बहुत अच्छे से यहाँ डिफाइन किया गया है कि हेल्थ जो है केवल ये नहीं है कि आप जो है कहें कि भाई हम तो मेरी हेल्थ ठीक है या फिर मुझे कोई बीमारी नहीं है। आप केवल बीमारी से ही हेल्थ को ना माने, बीमारी ही हेल्थ, बीमार होना या फिर बीमार नहीं होना हेल्थ नहीं है। सोशली मेंटली भी आदमी को ठीक होना चाहिए, तभी हम कहते हैं कि वो हेल्दी पर्सन है। तो यहाँ हेल्थ को बहुत अच्छे डिफाइन किया है। इससे आपसे हेल्थ की डेफिनेशन का क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ लिखा है कि हेल्थ फॉर ए लॉन्ग टाइम वॉज कंसिडर्ड एज अ स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड वेयर देयर वॉज ए बैलेंस ऑफ सर्टेन ह्यूमर्स एंड दिस इज, ह्यूमर्स का मतलब है फ्लूइड्स, and this is what early Greek like Hippocrates as well as Indian Ayurveda system of medicine asserted. And it was thought that persons with black bile belong to the hot personality. ऐसे कहते थे जो black bile वाले लोग होते हैं, they are hot personalities, और उनको क्या है, फीवर्स रहते हैं। and this idea was arrived at the by pure reflective thought, ये केवल सोच विचार था। and this discovery of blood circulation by William Harvey, तो भाई यहाँ से सवाल आता है। 11th क्लास में इन्होंने नहीं बताया है कि भाई ये विलियम हार्वे ने डिस्कवर किया था, ठीक है ना। यहाँ से आपसे पूछेंगे किसने ब्लड सर्कुलेशन डिस्कवर किया है, तो ये विलियम हार्वे ने किया था। एंड यूजिंग एक्सपेरिमेंटल मेथड एंड द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन पर्सन्स विद ब्लैक बाइल यूजिंग थर्मोमीटर डिस्प्रूव द गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। बाद में कहा कि भाई जो जिनको ब्लैक बाइल कहा जा रहा था, जो कि जिनको कहा जा रहा था कि भाई इनको वो ये है फीवर्स है इनकी बॉडी में, तो बाद में थर्मोमीटर की डिस्कवरी हुई तो पता लगा कि बॉडी टेम्परेचर जो है घटता बढ़ता है, और ये गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस बाद में ख़त्म हो गई। इन लेटर ईयर बायोलॉजी स्टेटेड दैट माइंड इन्फ्लुएंसेस थ्रू न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। बाद में ये पता चला कि जो माइंड है, बॉडी है, वो न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम पर इन्फ्लुएंस कर, मतलब उनको इन्फ्लुएंस करता है, दोनों चीज़ें। और हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो हमारी इम्यून हेल्थ को मेंटेन करता है, इम्यून सिस्टम जो हमारी हेल्थ को मेंटेन करता है। तो तीनों देखो ये चीज़ें आपका ब्रेन, आपके एंडोक्राइन हार्मोन्स, आपकी इम्यून सिस्टम, ये आपका मजबूत होना चाहिए। ये तीनों मिलकर ही आपकी बॉडी को हेल्दी रखते हैं। माइंड देखो, इसमें माइंड भी ज़रूरी बात है। लिखा है हेंस माइंड एंड मेंटल स्टेट कैन अफेक्ट आवर हेल्थ। ऑफ कोर्स हेल्थ इज अफेक्टेड बाई, हेल्थ आपकी अफेक्ट हो सकती है जेनेटिक डिसऑर्डर से, इन्फेक्शंस या फिर लाइफस्टाइल से, ठीक है। ये आपसे सवाल पूछ सकते हैं कि बताइए भाई आपकी हेल्थ किस किस से दिक्कत में आ सकती है। तो एक तो बात है कि डेफिशिएंसी विथ विच ए चाइल्ड इज बोर्न एंड डेफिशिएंसीज डिफेक्ट्स विच द चाइल्ड इनहेरिट फ्रॉम पेरेंट टू बर्थ, ठीक है ना। एक तो ये कि चाइल्ड में कोई पीछे से ही पेरेंटल आया हो, मतलब पेरेंटल कैरेक्टर्स आए हों जिससे कि उसमें कुछ डिफेक्ट्स हैं। नेक्स्ट लिखा है कि इन्फेक्शंस एंड लाइफस्टाइल, आदमी का जो कुछ या फिर वो किसी इन्फेक्शंस के कांटेक्ट में आया हो, या फिर उसका जो लाइफस्टाइल है वो, यानी इंक्लूडिंग फूड और वाटर, वो जैसा खाता पीता है, रेस्ट का क्या है, एक्सरसाइज करता है नहीं करता है, ये सारी हैबिट्स भी अफेक्ट करती हैं हेल्थ को। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि द टर्म हेल्थ इज़ वेरी फ्रिक्वेंटली यूज बाई एवरीबडी, ठीक है ना। हेल्थ तो सभी लोग बोलते ही हैं। हाउ डू वी डिफाइन इट? हेल्थ डजंट सिंपली मीन एब्सेंस ऑफ डिजीज। इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको बीमारी है या फिर बीमारी नहीं है, एंड फिजिकल फिटनेस है या फिर नहीं है। एंड इट कुड बी डिफाइंड एज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। यहाँ से आपसे क्वेश्चन बन जाता है कि भाई हेल्थ जो होती है वो आपकी इन चीज़ों से डिपेंड करती है, फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग पर डिपेंड करती है, ठीक है। मतलब आदमी जो है वो फिजिकली, मेंटली एंड सोशली ठीक है कि नहीं है। When people are healthy, they are more efficient in work, and this increases productivity and brings economic prosperity. Health also increases longevity of people and reduce infant and maternal mortality, ठीक है ना।
तो ये हेल्थ आपकी क्या करती है, लॉन्गिविटी बढ़ाती है आपकी, और उसकी जो इन्फेंट्स और के मरने की दर और मैटरनल मोर्टिलिटी घटाती है। मतलब अगर हेल्दी है तो बच्चा भी जो है स्वस्थ पैदा होगा, नहीं मरेगा, और माता भी नहीं मरेगी। वरना आप देखते हैं कि जो है जन्म देने के समय माता गुजर जाती हैं, डेथ हो जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम, अगर हेल्दी नहीं होती है। नेक्स्ट लिखा है कि बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन एंड रेगुलर एक्सरसाइजेज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन गुड हेल्थ। ठीक है ना, तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। बैलेंस डाइट अगर ले रहा है आदमी, पर्सनल हाइजीन है उसमें, और रेगुलर एक्सरसाइजेज कर रहा है, ये जो है गुड हेल्थ को मेंटेन करते हैं। तो आपसे ये भी पूछते हैं क्या चीज़ें गुड हेल्थ को मेंटेन करती हैं, तो ये सवाल बना लेते हैं, छोटे छोटे सवाल इस तरह क्रिएट कर लेते हैं यहाँ से ना। नेक्स्ट है कि योगा हैज बीन प्रैक्टिसाइज्ड सिंस टाइम इमेमोरियल टू अचीव फिजिकल और मेंटल हेल्थ, अवेयरनेस अबाउट डिजीज एंड देयर इफेक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीली फंक्शंस, vaccination, immunization against infectious disease, proper disposal of waste, control of vector and maintenance of hygienic food and water resource are necessary for achieving good health। तो ये बोर्ड का सवाल यहाँ से बन जाता है, आपसे पूछेंगे कि गुड हेल्थ को अचीव करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है। तो ये चीज़ें लिखना होगा आपको, यहाँ से ऐसे ही लिखना होगा। अवेयरनेस चाहिए होती है डिजीज़ के लिए, ठीक है, उनका बॉडी पर इफेक्ट क्या पड़ता है इसके लिए, वैक्सीनेशन कराना चाहिए इन्फेक्शन डिजीज़ के अगेंस्ट, और प्रॉपर जो वेस्ट वगैरह है उन्हें सही जगह फेंकना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए वेक्टर्स का, नहीं कह रही, मच्छरों का कंट्रोल करना चाहिए, या फिर जो डिजीज़ फैलाते हैं उनका कंट्रोल करना चाहिए। लिखा है मेंटेनेंस ऑफ हाइजेनिक फूड की मेंटेनेंस करनी चाहिए, वाटर अच्छा होना चाहिए, सही जगह से पीना चाहिए। तो आपको ये पॉइंट बना के लिखना होगा जब आपसे पूछा जाएगा कि गुड हेल्थ अचीव करने के लिए क्या करते होते हैं। नेक्स्ट है व्हेन द फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन्स और सिस्टम ऑफ द बॉडी इज एडवर्सली अफेक्टेड। अगर भाई मान लो ऐसा हो जाता है कि बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उनकी फंक्शनिंग जो है वो अफेक्ट कर जाती है, ज़्यादा ही, सामान्य से कुछ ज़्यादा इफेक्ट कर जाए, तो इट इज़ कैरेक्टराइज बाई वेरियस साइंस एंड सिम्टम, वी से दैट वी आर नॉट हेल्दी। हम कहते हैं भाई हम तो हेल्दी नहीं है। वी हैव अ डिजीज इन डिस्कस, डिजीजेज कैन बी ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस। दो तरह की डिजीजेज होती हैं, एक आपकी इन्फेक्शियस होती हैं, दूसरी आपकी नॉन इन्फेक्शियस होती हैं। एंड डिजीज विच आर ईजिली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, डिजीज जो कि आपकी एक पर्सन से दूसरे पर्सन को फैलती हैं उन्हें कहते हैं इन्फेक्शियस डिजीजेज। इन्फेक्शियस डिजीज आर वेरी कॉमन एंड एवरी वन ऑफ अस सफर फ्रॉम दीज। इन्फेक्शियस डिजीज आपकी जो है वो बहुत कॉमन होती है और हम में से जितने भी होते हैं सब उनसे सफ़र करते होते हैं। सम ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीज लाइक एड्स, आपको पता ही है कि ये मार भी देता है, फेटल होता है, जान ले लेता है और ये फैलता भी है, इन्फेक्शियस है। अमंग नॉन इन्फेक्शियस लाइक कैंसर जो है आपका वो पर्सनल चीज़ है, मतलब ये फैलता नहीं है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं जाता। इट इज़ अ मेजर कॉज ऑफ डेथ एंड ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज ऑल्सो अफेक्ट आवर हेल्थ एडवर्सली। तो यहाँ आपको यही सब पढ़ाया जाएगा, पहले डिजीज़ पढ़ाई जाएंगी, फिर आपको इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ाएंगे, फिर एड्स के बारे में पढ़ाएंगे, फिर कैंसर पढ़ाएंगे, फिर आपको ड्रग और एल्कोहल का अब्यूज़ पढ़ाएंगे। मतलब ये पूरे चैप्टर के लिए लिखा है यहाँ पर कि आगे क्या क्या आएगा। तो पहले इन्होंने यहाँ बताया कि कुछ कॉमन डिजीजेज को देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें लिखा है कि अ वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, प्रोटोजोन्स, हेल्मिन्स could cause disease in man and such disease causing organism are called as pathogen। तो पैथोजेंस क्या होते हैं, अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए कि व्हाट इज पैथोजन, तब आपका आंसर होगा ये यहाँ से लिखोगे कि भाई बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ, ये सब जो हम में बीमारी कर सकते हैं इनको हम क्या कहते हैं, पैथोजेंस कहते होते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट लिखा है कि मोस्ट पैरासाइट्स आर देयर फॉर पैथोजेंस एंड दे कॉज हार्म टू द होस्ट बाय लिविंग इन और दैम, या फिर होस्ट के अंदर ही रहते हों या फिर होस्ट के बाहर रहते हैं। द पैथोजेंस कैन एंटर आवर बॉडी बाय वेरियस मीन्स। पैथोजन जो है आपकी बॉडी में कई तरीके से घुस सकते हैं, आ सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और पैथोजन जो है हमारी जो नॉर्मल वाइटल एक्टिविटीज़ हैं, जो हमारे शरीर को नॉर्मल बनाए रखने में मदद करती हैं, उनके साथ इंटरफेयर कर सकते हैं, यानी रिजल्टिंग इन मॉर्फोलॉजिकल फंक्शनल डैमेज। हमारी जो बॉडी है उसको डैमेज कर सकते हैं, या फिर और उसमें क्या बताएं, अभी हमारी जो मॉर्फोलॉजी है या फिर हमारी जो फंक्शनल सिस्टम है, लाइक हार्ट है हमारा, उसको जो है डैमेज कर सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट लिखा है पैथोजन हैव टू अडेप्ट टू लाइफ विद इन द एनवायरनमेंट ऑफ द होस्ट। पैथोजेंस जो हैं वो आपके एडेप्ट कर जाते हैं इन्वायरमेंट के साथ, होस्ट के अंदर का जो एनवायरनमेंट होता है उसके साथ एडेप्ट कर जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट लिखा है कि the pathogen then start enter and the gut must know a way to survive in the stomach at low pH।
आप समझ रहे हो, जो पैथोजन आपका आपके इंटेस्टाइन में घुसता है उसको ये भी पता है कि अंदर जो लो पीएच है, स्टमक के अंदर जो एसिडिक पीएच है, उस पर कैसे सर्वाइव करना है, यानी वो इसके लिए एडेप्ट है। एंड रजिस्टिंग टू वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम्स, उससे भी बचता है, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं उनसे बचता है। A few represented members from different group of pathogenic organisms are discussed here along with the disease caused by them। तो एक एक करके यहाँ बताए गए हैं आपको, कुछ उनको हम जो बताएं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले डिस्कस हुआ है आपके साथ साल्मोनेला टाइफी। ये एक आपका बैक्टीरिया होता है जो कि आपके टाइफॉइड डिजीज कोज करता है, ठीक है ना, जो कि आपका क्या करता है, टाइफॉइड करता है। टाइफॉइड आपको पता है, टाइफॉइड में आपको फीवर हो जाता है, ये आपको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना कि सैल्मोनेला टाइफी क्या है, आपका बैक्टीरिया है। ये सवाल इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से कि सैल्मोनेला टाइफी क्या है, बैक्टीरिया होता है, ये क्या कोज करता है, टाइफाइड कोज करता है, कहाँ करता है, ह्यूमन बींग्स में करता है। एंड दिस पैथोजन जनरली एंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये देखो कितना इंपॉर्टेंट सवाल बन जाएगा, यहाँ से आपसे पूछेंगे कि भाई ये पैथोजन कहाँ एंटर करता है, तब आपका उत्तर जो होगा वो होगा स्मॉल इंटेस्टाइन और थ्रू फूड एंड वाटर। तो इसका मतलब ये इट इज इन वाटर बोर्न डिजीज या फिर फूड बोर्न, ठीक है ना, क्योंकि फूड से और बोर्न से होती है, फूड से और वाटर से होती है, इसलिए फूड एंड वाटर बोर्न डिजीज हुई। और ये यहाँ से फूड के साथ आपकी बॉडी में जाते हैं ब्लड के थ्रू, फिर ऑर्गन्स में पहुँचते हैं। एंड इसमें आपके जो इसके जो कैरेक्टर्स पूछे जाएंगे वो आपके होते हैं सस्टेन्ड हाई फीवर। आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि लगातार आपको अगर 39 डिग्री to 40 डिग्री सेल्सियस तक बुखार कॉन्टीन्यूसली रहता है तो आपको कौन सी बीमारी है, यानी ऑप्शंस में यहाँ पे सवाल में आपको लिख के देंगे कि अगर हाई फीवर सस्टेन है, लगातार है, तो कौन सी बीमारी है। साथ में वीकनेस है, स्टमक में पेन है, कॉन्स्टिपेशन है, हेडेक है, अगर भूख नहीं लग रही है तो आपको टाइफाइड होने की संभावना पूरी होती है। नेक्स्ट लिखा है कि द कॉमन सिम्टम ऑफ द डिजीज एंड इंटेस्टाइनल परफोरेशन, यानी जो आपके इंटेस्टाइन है वो आपकी परफोरेट कर जाती है और बीमारी में डेथ तक हो सकती है। तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स हैं। रोटियां नहीं खानी होती हैं आपको कुछ दिनों तक, मतलब हैवी जंक फूड और इस तरह की चीज़ें नहीं खानी होती क्योंकि आपका इंटेस्टाइन जो है वो प्रॉब्लम में होता है। नेक्स्ट लिखा है टाइफॉइड फीवर कुड बी कन्फर्म्ड बाय, टाइफॉइड जो है वो आपका कन्फर्म करना चाहिए कि टाइफॉइड आपका कंफर्म होता है, एक टेस्ट होता है, उसका टेस्ट का नाम आपसे पूछेंगे, उसका नाम होता है विडाल टेस्ट। यहाँ से सवाल आएगा आपसे कि कौन सा टेस्ट करते हैं, विडाल टेस्ट करते हैं टाइफॉइड के लिए, ठीक है। एक इसमें कहानी जुड़ी हुई है, छोटी सी कहानी बताई जाती है। कहानी में ये है कि एक लेडी है जिसका नाम था मैरी मेलन, ठीक है, मैरी मेलन नाम की लेडी थी और उनका निकनाम था, उनको टाइफॉइड मैरी कहा गया। वो एक जगह खाना बनाती थी, कई घरों में उनका कुकिंग का प्रोफेशन था। उन्होंने कई घरों में टाइफॉइड फैला दिया था, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा, जहाँ पे जाती थी वहाँ वो टाइफॉइड फैला देती थी, ठीक है। तो इनका नाम इसलिए रख दिया था टाइफॉइड मैरी। नेक्स्ट है बैक्टीरिया लाइक स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ये सवाल यहाँ से पूछा जाएगा आपसे कि भाई निमोनिया कौन कॉज करता है। तो निमोनिया कॉज करने के लिए आप भूल ना जाना, आपको याद रखना होगा निमोनिया आपका स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा दोनों खोज कर देते हैं, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आजकल तो कोरोना भी निमोनिया कर देता है, कर ही देता है, मतलब वो तो निमोनिया एक सिम्टम है, वो कई सारी बीमारियों से हो जाता है, ठीक है। कैंसर में भी हो जाता है, लंग कैंसर जब होता है। तो यहाँ लिखा है कि रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज निमोनिया इन ह्यूमंस, ये दोनों भी बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया ही हैं, बिल्कुल ध्यान रखना। तो बोथ आर बैक्टीरिया। As a result of infection, the alveoli get filled with fluid leading to some problem in respiration। तो यहाँ होता क्या है कि इन्फेक्शन की वजह से जो आपकी एल्वेलाई होती हैं, उन एल्वेलाई के अंदर फ्लूइड भर जाता है, जिससे क्या होता है रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होने लगती है। कोरोना में भी सेम बीमारी यही होती है, मतलब होता यही है कि आपके लंग्स के अंदर फ्लूइड की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे कि गैसियस एक्सचेंज में प्रॉब्लम होती है, गैसेस आपके एक्सचेंज नहीं करती और इससे होगा ये कि रेस्पिरेशन में दिक्कत आएगी, सांस नहीं आएगी, बॉडी में एनर्जी नहीं जाएगी, ऑक्सीजन नहीं जाएगी और एनर्जी बनना कम हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा था सिम्टम ऑफ निमोनिया इंक्लूड फीवर होगा, चिल, कफ, हेडेक होगा। सीवियर केसेस अगर होती हैं तो फिंगर और नेल आपके ब्लूइश हो जाते हैं। तो ये देखो कितना इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है यहाँ पर कि अगर आपके फिंगर और नेल ब्लूइश हो जाएँ, ये आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। फिंगर और नेल आपके ब्लूइश हो जाते हैं तो हम क्या कहते हैं कि भैया उसको निमोनिया है, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, ये ध्यान रखना।
नेक्स्ट है हेल्दी पर्सन एक्वायर द इन्फेक्शन। अगर भाई हेल्दी पर्सन कहाँ से ले लेता है इन्फेक्शन, ये अगर आपसे पूछा जाए तो हेल्दी पर्सन आपका इन्फेक्शन ले लेगा भाई कहाँ से, बाहर से, मतलब कि उसको ना ड्रॉपलेट्स मिल जाएंगे एयर से, एयर में रहता है, ठीक है। अगर मान लो मैंने छींका खांसा तो मेरे खांसने से छींकने से एयर में आ जाएगा। एंड रिलीज बाय इन्फेक्टेड पर्सन और इवन बाय शेयरिंग ग्लासेस, और बर्तन भी शेयर करने से हो जाता है। डायसेंट्री, प्लेग, डिप्थीरिया बीमारियां बताई हैं और ये भी बैक्टीरियल डिजीजेज हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो डायसेंट्री लिखा, तो मैं कुछ बैक्टीरिया के नाम इनके बता देता हूँ। जैसे इन्होंने कहा है प्लेग, प्लेग का बैक्टीरिया है यर्सीनिया पेस्टिस, या इसी को कहते हैं पास्चुरेला पेस्टिस। दूसरा आपका है डिप्थीरिया, डिप्थीरिया का बैक्टीरिया है कॉर्निबैक्टीरियम, डिप्थीरियाई, ये आपका किसका है, डिप्थीरिया का बैक्टीरिया है। नेक्स्ट है आपका डायसेंट्री, डायसेंट्री में आपका बैक्टीरिया है शाइजेला डायसेंट्री, ठीक है। तो ये इन्होंने 3 नाम बताया, मैंने आपको तीनों के बैक्टीरिया नाम बता दिए हैं, ये तीनों याद रखना आप। बैक्टीरियल डिजीज़ हैं, आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन कौन बैक्टीरियल डिजीज़ है, तब आप बता देंगे। और बहुत सारे बैक्टीरियल डिजीज़ होती हैं, टीबी होती है, ठीक है ना। टीबी भी आपकी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होती है। एक लेप्रोजी होती है, वो आपकी माइकोबैक्टीरियम लेप्री से होती है। इस तरह से अलग अलग बीमारियाँ होती हैं जो बैक्टीरिया से होती हैं, ज़्यादा इन्होंने यहाँ डिस्कस नहीं किया है। इसके बाद सीधा इन्होंने जो है आपको वायरल डिजीज़ बताई हैं। मैनी वायरसेस ऑल्सो कॉज डिजीज इन ह्यूमन बींग्स लाइक राइनो वायरस। ये सवाल आपसे पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कि राइनो वायरस जो होता है वो आपका वायरसेस का एक ग्रुप है जो कि क्या बीमारी करता है, कॉमन कोल्ड। तो देखना ये थोड़ा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना भाई कि जो आपका राइनो वायरसेस होते हैं दे कॉज कॉमन कोल्ड, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। ये guy represent only one such group of virus which cause one of the most infectious human ailment like common cold. They infect the nose and respiratory passages but not the lungs. ये आपकी लाइन यहाँ से इतनी इंपॉर्टेंट है जो पूछी जाएगी पेपर में, बता देना कि भाई ये लंग्स को इन्फेक्ट नहीं करते, ये आपके नोज और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करते हैं, बाकी लंग्स तक कोई दिक्कत नहीं पहुँचाते। लिखा था कॉमन कोल्ड इज कैरेक्टराइज्ड बाय नेसल कंजेक्शन एंड डिस्चार्ज। जो कॉमन कोल्ड है आपका वो नेसल कंजेशन और डिस्चार्ज दिखाता है, उसके लक्षण जो है वो ये हैं। सोर थ्रोट होता है, हॉर्सनेस, कफ, हेडेक, ये सब हो जाता है विच यूजुअली फॉर 3 to 7 days के बाद आपकी बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना लेती है और उसको मार देती है। ठीक है। ड्रॉपलेट्स रिजल्टिंग फ्रॉम कफ और स्नीज ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन आर आइदर इनहेल्ड डायरेक्टली और ट्रांसमिटेड थ्रू कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट सच एज पेन, बुक, कप, ड्रॉप, बुक, ड्रॉर, नॉब एंड कंप्यूटर, कीबोर्ड, माउस, कुछ भी। मतलब अगर मान लो मुझे है, मैंने ये सब छू दिया, फिर यहाँ से आपने छुआ और आपने जो है अपने ले लिया, मतलब वायरस, या फिर आपने अपने नाक कान को छुआ तो आपके अंदर चला जाएगा, या फिर मेरे छींकने से खांसने से चला जाएगा, ठीक है ना। तो थोड़ा ध्यान रखना, इन बातों का ध्यान रखना होता है, ठीक है, पर्सनल हाइजीन है। इसके बाद इन्होंने सीधा जो है वायरस की बीमारी एक बताई, उसके बाद इन्होंने जो है सीधा प्रोटोजोन्स की बीमारी बताई है कि प्रोटोजोआ भी आप में कुछ बीमारियाँ कोज करते हैं, जिनमें से सबसे इम्पोर्टेंट इन्होंने बताया मलेरिया, ठीक है, मलेरिया बताया है। और अ डिजीज मैन हैज़ बीन फाइटिंग सिंस मैनी ईयर्स, ठीक है ना, अ डिजीज मैन हैज़ बीन फाइटिंग सिंस मैनी ईयर्स इन प्लाज्मोडियम, ठीक है ना। प्लाज्मोडियम जो है आपका वो है, क्या बोलते हैं उसे, एक प्रोटोजोआ है जो कि आपका क्या कोज करता है, मलेरिया कोज करता है। आप ध्यान रखना, इसका वेक्टर आपके याद होता है, आपको ये याद नहीं रहता कि प्लाज्मोडियम करता है कोज, आप वेक्टर बता देते हो, ठीक है ना। वेक्टर आपको पता है इसका एनाफिलीज मॉस्किटो होता है फीमेल वाला, लेकिन बीमारी कोज करता है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम इन्होंने यहाँ बताया कि प्लाज्मोडियम के टाइप्स बताए होंगे। टाइप्स में आपको इन्होंने बताया कि भाई यहाँ प्लाज्मोडियम का वाइवेक्स होता है, मलेरिया, फाल्सीपेरम, 3 तरह का बताया, 4 तरह का होता है, एक होता है ओवेल। तो इनमें से भी जो सबसे खतरनाक है वो है आपका प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम, मतलब ये तो मार ही देता है, ठीक है। तो यहाँ से पूछेंगे आपसे सवाल कि भाई बताओ इन सब में से कौन सा मैलिग्नेंट है। मैलिग्नेंट होने का मतलब है खतरनाक, मतलब जो किल कर दे। तो ध्यान रखना, मैलिग्नेंट मलेरिया कोज बाय द प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम, ठीक है ना। और ये आपका कैसा होता है, फेटल होता है, मतलब ये किल भी कर सकता है।
तो आपसे पूछेंगे प्लाज्मोडियम क्या करता है, मलेरिया करता है, इनमें से कौन सा मैलिग्नेंट होता है, मैलिग्नेंट मतलब जो मार देता है, किल कर देता है, इवन फेटल तक हो सकता है। तो भैया ये ध्यान रखना, ये आपका क्या बोलते हैं इसको, ये खतरनाक है प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम। इससे सवाल भी आता है ये वाला कि पूछेंगे मैलिग्नेंट मलेरिया कौन सा है, तो आप बताए ना ये वाला। Now let us take a glance of the life cycle of plasmodium। ये आप लाइफ साइकिल ऑफ द प्लाज्मोडियम को डिस्कस करेंगे आपके साथ। प्लाज्मोडियम जो है वो आपका एंटर द ह्यूमन बॉडी एज ए स्पोरोजोइट। प्लाज्मोडियम जो है वो आपकी बॉडी में एक स्पोरोजोइट की तरह घुसता है, एक स्पोरोजोइट की तरह एंट्री लेता है। स्पोरोजोइट जो है उसकी इन्फेक्शियस फॉर्म है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्लाज्मोडियम की इन्फेक्शियस फॉर्म का नाम बताइए, तब आप बताएंगे कि उसकी इन्फेक्शियस फॉर्म जो है वो आपकी क्या है, स्पोरोजोइट है। इसके बाद स्पोरोजोइट जो है वो आपके ब्लड के थ्रू जाएगा। पहले तो आपको ये कौन काटता है आपको पता है, आपको जो है फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो के काटने से ऐसा होता है। ये भी इसका वेक्टर है। और ये क्या बोलते हैं इसको, स्पोरोजोइट आपकी बॉडी में एंट्री कर जाता है, ब्लड से होता हुआ आपका ये लीवर पर पहुंच जाता है। इस बात को ध्यान रखना। सवाल आता है कहाँ से कहाँ पहुंचता है, तब आप बताओगे कि पैरासाइट पहले तो इनिशियली मल्टीप्लाई विद इन द लीवर सेल एंड देन अटैक द रेड ब्लड सेल्स रिजल्टिंग इन द रप्चर। तो ये ध्यान देना, शुरू में पहले भी ब्लड में आता है, ब्लड में ही मच्छर ने आपके भेजा है। उसके बाद ब्लड से ही वहाँ लीवर में इतना इन्फेक्शन कोज कर देगा कि फिर वहाँ इसके संपर्क में आरबीसी आती है, और आरबीसी में घुसने के बाद फिर ये दोबारा से बॉडी में मतलब ब्लड सेल्स पर अटैक कर देता है, और फिर उसके बाद लीवर को भी खाता रहता है। मतलब ये देखो, ब्लड को, आरबीसी को और लीवर को दोनों पे कंटिन्यू अटैक रखता है। और लगभग एक बार मच्छर काटने के 10-12 दिन बाद आपको फीवर आता है। फीवर कब आता है ये आपको बताएंगे अब, जब ये इसका जो इन्फेक्शियस पार्टिकल है, इन्फेक्शियस जो फॉर्म है, ये आपकी जब आरबीसी में घुसती है, तो आरबीसी में घुसने के बाद पहली बात तो ये कि जब ये आरबीसी में घुसती है तो वहाँ इसकी जो फॉर्म है उसको ट्रोफोजोइट कहा जाता है। सवाल ये पूछते हैं कि आरबीसी में कौन सी फॉर्म इन्फेक्शन करती है, ट्रोफोजोइट। वहाँ इन्फेक्शन के बाद जो बनती है वो ट्रोफोजोइट होती है। आरबीसी के अंदर क्या कहते हैं इसको, ट्रोफोजोइट कहते हैं। लिखा था रप्चर ऑफ आरबीसी इज एसोसिएटेड विद रिलीज ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस। जब आपकी आरबीसी फटती हैं तो उसके अंदर से बहुत सारा हीमोजॉइन एक केमिकल रिलीज होता है, जो कि आपका ठंड, जो आपको मलेरिया में बुखार पर चढ़ने ठंड लगती है, वो आपकी इस हीमोजॉइन के कारण लगती है। यही हीमोजॉइन रिस्पॉन्सिबल है आपका जो चिलनेस होती है उसके लिए, ठीक है। जो आपको 2-3 दिन बाद फीवर होता है ना, आज हुआ फिर परसों होगा, आज फिर परसों के बाद परसों, यानी 48 घंटे बाद होता है, किसी किसी में 72 घंटे बाद होता है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ मलेरिया होते हैं, क्वार्टन मलेरिया, टर्शन। या लिखा है व्हेन ए फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो बाइट एन इन्फेक्टेड पर्सन। जब आपको फीमेल एनाफ्लीज काटता है इन्फेक्टेड पर्सन को, जिसको बीमारी हो रखी है, तो उसकी बॉडी से, बीमार वाले की बॉडी से कुछ सेल्स जो हैं वो मच्छर के अंदर चली जाती हैं, जो ठीक मच्छर होता है उसके अंदर चली जाती हैं इनफेक्ट, ठीक है। और उसके अंदर जा कर के वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, मेल और फीमेल गैमेट बनाते हैं मच्छर के स्टमक में जा कर के। जो फर्दर डेवलपमेंट होता है मच्छर के स्टमक में होता है, फिर मस्कीटो के अंदर दोबारा से फिर स्पोरोजोइट फॉर्म बनती है। लिखा है द पैरासाइट मल्टीप्लाई विद इन दैम फॉर्म स्पोरोजोइट अगेन। और फिर वो स्पोरोजोइट उनकी सलाइवरी ग्लैंड में आ जाते हैं, वहाँ से दोबारा वो किसी मच्छर, किसी और हेल्दी पर्सन को काटता है, तो वो स्पोरोजोइट जो है वो उसके ब्लड में इंट्रोड्यूस कर देता है, ठीक है ना। तो इन्होंने अगले पेज पर एक डायग्राम बनाकर थोड़ा समझाया है। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट मलेरियल पैरासाइट रिक्वायर 2 होस्ट। एक प्राइमरी होस्ट उसकी ह्यूमन है, सेकेंडरी होस्ट उसकी मॉस्किटो है। दोनों में लाइफ साइकिल चलती है। ह्यूमन बीइंग में जो उसकी लाइफ साइकिल चलती है वो चलती है एसेक्सुअल, मच्छरों में जो उसकी लाइफ साइकिल चलती है वो चलती है सेक्सुअल, ठीक है ना। तो 2 तरह की लाइफ साइकिल है, एक एसेक्सुअल चलती है मैन में, और जो सेक्सुअल होती है वो लाइफ साइकिल चलती है मॉस्किटो, ठीक है। तो इसकी लाइफ साइकिल अगले पेज पर बताइए, थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगा क्या क्या दिया है। ज़्यादा इन्होंने दिया नहीं है, तो अभी आजकल उतने सवाल भी नहीं आते हैं ज़्यादा वाले। आप एनसीईआरटी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी की चीज़ों को समझने की कोशिश करना। अगले पेज पर आएगा डायग्राम, देखो। देखिए यहाँ पर इन्होंने डायग्राम दिखाया। इन्होंने कहा कि व्हेन द मॉस्किटो बाइट अनदर ह्यूमन स्पोरोजोइट आर इंजेक्टेड। बिल्कुल सही बात है। स्पोरोजोइट से होते हैं वो मच्छर के से सलाइवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो से आपके ब्लड में जाएंगे, फिर ब्लड से होते हुए लीवर सेल पर पहुँचते हैं। वहाँ जा करके लीवर सेल के अंदर जा करके, मतलब देखो ये तो सलाइवरी ग्लैंड में दिखाया है इन्होंने, ठीक है। इसके बाद ये यहाँ लीवर पर पहुँच जाएंगे, सॉरी इधर लीवर सेल में जा करके ये क्या करते हैं, इनको उस टाइम पर हम कहते हैं क्रिप्टोजॉइड्स।
वहाँ पर जा कर के डिवाइड करते हैं। लीवर सेल के अंदर मल्टीपल फ्यूजन करते हैं, आपको पता है प्लाज्मोडियम आपका मल्टीपल फ्यूजन से डिवाइड करता है। वहाँ पहुँच कर ये क्या करते हैं, मल्टीपल फ्यूजन करते हैं और मल्टीपल फ्यूजन करने से डिवाइड करते हैं। फिर आरबीसी जो उसकी सेल होती है लीवर की फटती हैं, फिर उसके अंदर से क्रिप्टोमीरोजोइट निकलते हैं, फिर वो दोबारा अगेन इन्फेक्शन करते हैं लीवर पे, फिर वो फाइनली कहाँ पहुँच जाते हैं, ब्लड पर। देखो यहाँ लिखा है द पैरासाइट रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली इन लीवर सेल। तो आपको ध्यान रखना है कि ह्यूमन बीइंग में जो लाइफ साइकिल चलती है वो एसेक्सुअल लाइफ साइकिल चलती है। यहाँ से सवाल पूछेंगे। एंड बर्स्टिंग द सेल, फटती हैं सेल, मतलब ये क्या कर रहा है, ये जो हो रहा है ना इसको कहते हैं मल्टीपल फ्यूजन। क्या हो रहा है, मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल फ्यूजन से ऐसा करते होते हैं, ठीक है, लगातार। फिर ये निकलते हैं इसके अंदर से क्रिप्टोमीरोजोइट कहते हैं इनको, क्रिप्टोमीरोजोइट। फिर ये क्रिप्टोमीरोजोइट जो होते हैं अगेन इन्फेक्शन करते हैं, आरबीसी पर पहुंच जाते हैं। वहाँ आरबीसी में पहुंचने के बाद लिखा है ना पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन आरबीसी। तो जब ये आरबीसी में पहुंच जाते हैं तो उस समय पर आप इनको क्या कहते हैं, ट्रोफोजोइट स्टेज में होते हैं। क्या कहते हैं, ट्रोफोजोइट। ये सवाल आते हैं इस तरह के ना। फिर वहाँ पर भी कई स्टेजेस में कन्वर्ट होते हैं। बाद में आरबीसी फट जाती है, आरबीसी के फटने से आपका हीमोजोइन रिलीज होता है। हीमोजोइन ठंड लगती है, आरबीसी फटने से बुखार चढ़ता है, आपको फीवर होता है। अगेन दे विल इन्फेक्ट द आरबीसी अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। बार बार आरबीसी को इन्फेक्शन करते हैं। हर 2-3 दिन बाद ये फटती हैं, फिर बुखार चढ़ता है। इसी टाइम पर अगर किसी पर्सन को अच्छा कोई स्वस्थ मच्छर अगर काट ले, स्वस्थ मच्छर अगर काट लेता है तो उसकी बॉडी में ये चली जाती हैं कुछ सेल्स, इनको कहते हैं गैमेटोसाइट्स। क्या कहते हैं, गैमेटोसाइट्स। ये इनके ब्लड में रहती हैं। ध्यान रखना, गैमेटोसाइट इनके ब्लड में रात के समय बनती हैं, ठीक है। ये इन्फेक्टिव नहीं होती, ये सेल्स होती हैं। फिर ये 2 तरह की होती है, मेगा गैमेटोसाइट फीमेल वाली, माइक्रो गैमेटोसाइट मेल वाली। और माइक्रो गैमेटोसाइट और मेगा गैमेटोसाइट अब किसके अंदर चली गई, स्वस्थ मच्छर के स्टमक में है, ठीक है। अब मच्छर के स्टमक में जाने के बाद वहाँ पर क्या करते हैं, वहाँ माइक्रो वाली स्पर्म बनाती हैं, मेगा वाली बनाती हैं एग और स्पर्म फ्यूज करते हैं। फ्यूजन के बाद जाइगोट बनता है और जाइगोट जो है फर्दर फिर स्टमक की वॉल से बाहर निकलता है। अगर हम कहें कि भाई ये मच्छर का स्टमक है लाइक इस तरह से, तो इसमें यहाँ स्टमक है, यहाँ जाइगोट बन रहा है मान लो। ये जाइगोट फिर इस स्टमक की वॉल से इधर आकर लग जाता है बाहर की साइड पे, और यहाँ एक सिस्ट बनाता है, उसे कहते हैं oocyst। और oocyst के अंदर काफ़ी सारे फिर दोबारा से फिर डिवीजन होना शुरू हो जाता है काफ़ी ज़्यादा इनका, और डिवीजन के बाद फिर ये बनाते हैं स्पोरोजोइट। तो यहाँ लिखा है कि भाई ये फिर सलेवरी ग्लैंड्स में आ जाते हैं और वहाँ पर जा कर के डिवीजन करते हैं और लाइक दोबारा से स्पोरोजोइट बन। लिखा है मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज स्पोरोजोइट एस्केप फ्रॉम द गट से बाहर आ जाती है, माइग्रेट इनटू द मॉस्किटो सलेवरी ग्लैंड, और सलेवरी ग्लैंड में चली जाती है और वहाँ से दोबारा से बाहर आती है, काटते हैं किसी और उसके ब्लड में छोड़ देते हैं स्पोरोजोइट। तो इस तरह की लाइफ साइकिल है। इससे ज़्यादा सवाल यही बनते हैं, और सवाल नहीं पूछे जाते, क्वेश्चन नहीं बनते जा रहे, बनते भी हैं लेकिन अभी आजकल तो इतना ही पूछा जा रहा है, यही बहुत है। अगर बच्चा यही बता दे तो ठीक है, एनसीईआरटी से यही बन जाता है। नेक्स्ट आपको एक लास्ट इन्होंने बताया इसी में कि एंटामीबा हिस्टोलाइटिका इज ए प्रोटोजोआ पैरासाइट इन द लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन विच कोज अमीबोसिस, अमीबोइक डिसेंट्री करता है। एंड सिम्टम ऑफ द डिजीज इंक्लूड कॉन्स्टिपेशन हो जाते हैं उससे आपको, ठीक है, एंटामीबा से। तो ये भी प्रोटोजोन्स है आपका, और पेन हो जाता है, क्रैम्प्स होते हैं, स्टूल हो जाते हैं, फ्रीक्वेंट स्टूल्स होता है, ब्लड आता है। हाउस फ्लाई जो इसकी है वो वेक्टर है, हाउस फ्लाई इसको फैलाती है, कैन ट्रांसमिट फ्रॉम वन फीकस टू द इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक है। इन्फेक्टेड पर्सन का जो फीकस होता है उससे फूड में पहुंचा देती है हाउस फ्लाई, और वो फूड आपका कोई स्वस्थ आदमी खाता है तो उसको मिल जाएगा ये। नेक्स्ट लिखा है कि एंड फूड प्रोडक्ट देयर बाय कंटामिनेटिंग दैम, ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड कंटामिनेटेड बाय द फीकल मैटर आर द मेन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। तो एंटामीबा हिस्टोलाइटिका जो है आपका वो कहाँ से फैलता होता है, फूड से फैलता होता है। हाउस फ्लाई उसको लेकर आई होती है, हाउस फ्लाई मतलब फैलाती है उसको, ठीक है। तो यहाँ तक का आप आज कीजिएगा, इसके बाद का जो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे आपके साथ, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा। तो इतना आप करिए, बार बार एनसीईआरटी पढ़ते रहना भाई, है ना, लगातार एनसीईआरटी पढ़ते रहना भाई, यही मेरी सलाह है आपको, यही आपको आगे लेकर जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा
और ये घंटी वाला बटन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू सो मच।